जो मंजिलों को पाने की चाहत रखते हैं, जो मंजिलों को पाने की चाहत रखते हैं, वो समुंदरों पर भी पत्थरों के पुल बना देते हैं। मित्रों, सीटीईटी हिंदी की तैयारी के लिए हिंदी कैंपस के प्लेटफॉर्म पर मैं डॉक्टर दीनदयाल दूसरे दिन आपका स्वागत करता हूं और मुझे पूरी आशा है कि पिछली 10 प्रश्नावली में आपको बहुत कुछ सीखने के लिए मिला होगा और इसी उद्देश्य से हम आज दूसरे दिन आपके सामने हैं 10 प्रश्नों के साथ, जिसमें व्याकरण और शिक्षण संबंधी दोनों प्रश्नों का मेल है। समय न खराब करते हुए हम अपने प्रश्नों की ओर चलते हैं। पहला प्रश्न आपके सामने आ रहा है भाषा संबंधी कि निम्न में कौन सी भाषा कहलाती है। तो आप देखें, मौखिक, तो ये मौखिक एक भाषा होती है मुख से निकलने वाली। लिखित जो लिपिबद्ध हो जाती है वो लिखित भाषा बन जाती है। सांकेतिक, तो आप देखते हैं संकेतों के द्वारा भी जो है लोग अपने भाव और विचार को प्रकट करते हैं। चित्रात्मक भाषा, जिसे आज आप मोबाइल में यूज़ करते हैं, वो भी एक भाषा है। ये भाषा के सारे रूप हैं। तो उत्तर क्या होना चाहिए फिर? तो उत्तर होना चाहिए ये सभी भाषा कहलाती हैं। लेकिन ध्यान रखना, अगर क्वेश्चन पूछे कि भाषा विज्ञान की दृष्टि से कौन सी भाषा है, तो भाषा विज्ञान की दृष्टि से भाषा कैसी होती है? मौखिक होती है, ये उत्तर आना चाहिए। लेकिन प्रश्न है कि कौन सी भाषा कहलाती है? कहलाती तो ये सारी हैं, यहाँ पर ये उत्तर है। ठीक है, इसलिए प्रश्न को बहुत बारीकी से समझना पड़ेगा कि प्रश्न भाषा संबंधी है या भाषा विज्ञान संबंधी। चलिए दूसरे प्रश्न की ओर चलते हैं कि निम्न में से कौन सा शब्द है जिसमें संधि नहीं हुई है। संधि के प्रश्नों को आप पढ़कर आए हैं और आप देखते हैं विद्यालय में विद्या प्लस आलय, आप कहेंगे हाँ इसमें संधि हुई है। आप मान लेंगे कि ये हाँ जी विद्यालय में संधि हुई है, बिल्कुल हुई है। आप देखेंगे, आप दूसरे वाले में जाएंगे और आप देखेंगे कभी, तो यहाँ भी आप देखेंगे कब प्लस ही, इसमें भी संधि हुई है। ब और ह जो मिलकर वो हमेशा भ में परिवर्तित हो जाता है। ठीक है, इसलिए संधि यहाँ पर भी हुई है, लेकिन लोग जानेंगे नहीं, उनको लगेगा कभी तो एक छोटा सा शब्द है, इसमें कोई और शब्द तो मिला नहीं है। संधि यहाँ पर भी हुई है। आप देखेंगे प्रत्येक, तो आप देख रहे हैं यहाँ प्रति प्लस एक, ये जुड़कर प्रत्येक बन जाता है। और महेश में महा प्लस ईश, ये जुड़कर भी एक संधि रूप बनता है। विद्यालय में जो आपने पढ़ा वो दीर्घ संधि का रूप देखा, लेकिन कभी जो आपने शब्द नहीं पढ़ा था, ये वाला कभी, ये भी जो है निपात संधि का रूल है। और प्रति प्लस एक में यण संधि का रूप है। और महेश में आ और ई मिलकर गुण संधि का रूप है। ठीक है, यानी इन सब में संधि हुई है। तो इसका आंसर क्या होना चाहिए? किसमें संधि नहीं हुई? तो आंसर है कि इन सब में संधि हुई है। जो बच्चा अभी तक इस शब्द को नहीं समझ सका है, वो इसमें आंसर कभी पर ही टिक लगाता, ध्यान रखना। इसलिए ये छोटी छोटी बारीकियां आपको तैयारी के लिए दी जा रही हैं। हमारा मकसद ही यही है, क्या उत्तर ना जाने, क्या से आगे क्यों की बात जाने, क्यों है ये उत्तर सही। और ये प्लेटफॉर्म इसीलिए रखा गया है, हमारा जो उद्देश्य है क्या से क्यों तक। चलिए नए प्रश्न की ओर चलते हैं। तीसरा प्रश्न है उपसर्ग संबंधी, और आपसे पूछा गया है सदाचार शब्द में उपसर्ग कौन सा है। संधि अगर आती है तो फिर आपको इसका आंसर भी आना चाहिए। क्या स है? नहीं है, क्योंकि स अगर जुड़ता है तो आखिरी में बसता है दाचार, कोई शब्द ही नहीं है। विसर्ग संधि वाला स देखना चाहें, क्या ऐसा रूप है? तो ये रूप भी नहीं है। सद प्लस आचार जोड़ने से सदाचार बनता है, लेकिन ये भी सही शब्द नहीं है। सदा शब्द अगर जोड़ दें, सदा प्लस चार, तो चार कोई वर्ड नहीं है कि संख्या है कोई, उसका कोई मीनिंग नहीं है, इसलिए ये भी उत्तर नहीं है। सही उत्तर क्या है? सत प्लस आचार। और ये
व्यंजन संधि का रूप है, जिसमें क्या होता है, जो यहाँ जो व्यंजन है उसके बाद अगर यहाँ स्वर आ जाए तो ये अपने तीसरे रूप में बदल जाता है। तीसरा रूप का मतलब क्या है, त के त, थ, द, तो ये बदल जाएगा किसमें, द में। इसलिए ये बना क्या, सदाचार। व्यंजन संधि का रूप था जहाँ पहला व्यंजन अपने तीसरे रूप में चला जाता है। क्लियर हुआ? संधि मुश्किल लगती है, ये संधि का ही प्रश्न था। अब उसमें उपसर्ग जानना है तो जो उपसर्ग भी निकल गया आपके लिए। ठीक है, इस तरह हमें एक साथ एक प्रश्न में कई कई प्रश्नों को समझना पड़ेगा। मज़ा आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आ रहा है तो दोस्तों लाइक कर दो, बार बार मुझे कहने की आवश्यकता ना हो, क्योंकि हमें कुछ चीज़ अच्छी लगती है तो तुरंत हम वाह कहते हैं, और बुरी लगती है तो हम कह देते हैं बेकार है। नहीं अच्छा लग रहा तो डिसलाइक भी कर दें, ठीक है, कोई बुरा नहीं मानूंगा मैं। कुछ लोग डिसलाइक को बुरा मान जाए, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। पुस्तक शब्द से कौन सा विशेषण बनेगा? कौन सा विशेषण बनेगा? तो आप जानेंगे कि अगर मैं पुस्तकें शब्द को बोल दें कि पुस्तक से पुस्तकें विशेषण बनेगा, तो पुस्तकें के बाद यहाँ पर एक संज्ञा आनी चाहिए, क्योंकि इसी संज्ञा की विशेषता पुस्तकें बनेगा। क्या लगा सकते हैं कोई संज्ञा? तो आप कुछ नहीं लगा सकते। क्या पुस्तकालय कोई विशेषण बनेगा? अगर वो बनेगा तो यहाँ भी संज्ञा रखकर देखिए, बन सकता है क्या? मान लीजिए पुस्तकें, एक संज्ञा रख लेते हैं, मान लीजिए महाभारत, तो लिख दूं क्या पुस्तकें महाभारत? नहीं। पुस्तकालय महाभारत? नहीं। तो ये दोनों विशेषण का काम नहीं कर रहे हैं। अब आइए पुस्तकों की बात करें। ये पुस्तक का बहुवचन रूप है, ये विशेषण नहीं है। कि चेक करने के लिए अगर मैं इसे विशेषण मानता हूँ पुस्तकों को, तो यहाँ एक संज्ञा रखिए, फिर दोबारा मान लीजिए महाभारत रख दीजिए, लिख दीजिए। अब क्या हो गया, पुस्तकों महाभारत। सही है? नहीं है, तो ये भी हमारा आंसर नहीं है। अच्छी अपने आप में एक विशेषण है, इसके आगे हम लिख सकते हैं संज्ञा, क्या, पुस्तक, अच्छी पुस्तक। लेकिन हमारा प्रश्न है पुस्तक शब्द से कौन सा विशेषण बनेगा? तो सही आंसर क्या है, पुस्तकीय, क्योंकि मैं इसके आगे एक विशेषण रख सकता हूं। मान लीजिए मैंने रख दिया ज्ञान, पुस्तकीय ज्ञान, ठीक है, तो ज्ञान की विशेषता हो गई है पुस्तकीय। तो हमारा आंसर क्या हुआ, पुस्तकीय, ये आंसर हुआ। तो कैसे चेक करना है वो मैंने आपको तरीका बताया है, उसको भूलना नहीं है। उस नियम को, बिना नियमों के काम नहीं होगा आपका, फिर बता रहा हूं मैं, ठीक है। अपना मूल्यांकन करते रहें और कमेंट बॉक्स में ज़रूर डाल दें आज आपने 10 में से कितने नंबर लिए हैं, कहाँ पे गलती हुई, क्यों गलती हुई, वो भी डाल दीजिए। जिसके ज़्यादा नंबर आएंगे उनका नाम मैं यहाँ अगली कक्षा में लूँगा, ठीक है, क्योंकि मुझे भी पता है कि बहुत सारे होशियार बच्चे हैं यहाँ पर जो जुड़े हुए हैं, और वही मुझे सिखाएंगे। मैं आपको नहीं सिखा रहा, सिर्फ मैं तो आपको तरीका बता रहा हूँ बस। आइए नेक्स्ट प्रश्न, 5वां प्रश्न आपके सामने है कि पुल्लिंग और स्त्रीलिंग की दृष्टि से कौन सा युग्म सही नहीं है। सबसे पहले तो इस बात पर ध्यान देना होता है, क्वेश्चन में नेगेटिव फॉर्म का क्वेश्चन जो है बड़ा खतरनाक क्वेश्चन होता है, ठीक है। कौन सा नहीं है, तो मोटा अगर पुल्लिंग है तो स्त्रीलिंग उसका मोटी होगा, ये तो बिल्कुल सही है हमारी दृष्टि से युग्म। धोबी का धोबन नहीं होता, धोबिन ही होता है, इन प्रत्यय लगता है, ये भी युग्म सही है। रात का दिन होता है, ये भी बिल्कुल सही है, ठीक है, क्योंकि रात होती है और दिन होता है, स्त्री पुल्लिंग का कॉन्सेप्ट ही है। कर्ता और कर्तरी, ये भी सही है। कुछ लोग सोचते हैं कर्ता दोनों के लिए प्रयोग होता है, गलत, कर्ता केवल पुल्लिंग फॉर्म में प्रयोग होता है। यहाँ जो हमारा उत्तर है कि जो युग्म गलत है वो दाता दानी वाला है, क्योंकि दाता के साथ दानी चलता है, ध्यान, सॉरी, दाता के साथ दाती चलता है, दानी नहीं, ठीक है। क्लियर हुई बात? अब आपके लिए प्रश्न दे देता हूं, चलो। अगर मान लो दानी अगर शब्द आ जाए, इसका लिंग बदलेंगे तो क्या होगा? कमेंट बॉक्स में चाहिए मुझे, अब ढूंढ लेना गूगल पर भी, ग्रामर की बढ़िया से बढ़िया बुक में भी, और फिर बताना मुझे क्या आंसर है, ये नहीं क्यों है ये भी बता देना, ठीक है, इसी तरह सीखोगे। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। छठा प्रश्न आपके पास है,
रमेश मोहन से बड़ा है। इस वाक्य में कौन सा कारक है? तो कारक मैं आपको छांट के दे देता हूं, ये कारक है जी से इसमें। तो आप बताइए कौन सा कारक है? तो आप जानते हैं संबंध में तो लगता है का, के, की, तो ये तो आंसर नहीं है। करण तत्पुरुष की बात करते हैं तो आप देखते हैं क्या करण में से लगता है, बिल्कुल लगता है, तो ये आंसर हमारा हो सकता है नहीं, हो सकता है। अपादान की बात करें, इसमें भी से लगता है, ये भी आंसर हो सकता है। अधिकरण में तो में और पर आता है, तो ये आंसर हमारा नहीं है। संप्रदान में के लिए आता है, इसलिए ये भी हमारा आंसर नहीं है। अब तो फिर हमारा भाई आंसर कौन सा है, तो इसको भी जानना पड़ेगा। अब हमारे पास दो से हैं, एक ये वाला से और एक ये वाला से, करण वाला और अपादान वाला। आप ये भी जानते हैं कि अपादान तत्पुरुष में क्या होता है, अलग होने का भाव होता है, लेकिन यहाँ अलग होने का भाव नहीं दिख रहा। रमेश मोहन से बड़ा है, यहाँ तो कंपैरिजन है। तो इस बात को आज जरा नोट कर लें, केवल अलग होने का भाव, अलग होने के भाव में ही अपादान नहीं होता है। जहां तुलना होगी वहां भी अपादान कारक होगा, ठीक है, और जहां भावना होगी वहां भी अपादान कारक होगा। जैसे वह दर्द से चिल्लाने लगा, से आ गया, अपादान होगा। दूरी के लिए भी अपादान कारक होगा, घर से स्कूल दूर है, ठीक है। तो इसलिए इस प्रश्न में हमारा जो उत्तर था वो क्या था, हमारा उत्तर बना अपादान तत्पुरुष, ठीक है। क्लियर है? देख लेना, दिक्कत नहीं आनी चाहिए। से दो जगह आता है, लेकिन से अपादान में समझते हैं लोग अलग होने के भाव में, लेकिन उसके अंदर 5 भाव हैं अलग अलग। ये मेरा समझाने का मकसद है, किताब में सिर्फ अलग होने का भाव लिखा हुआ है। चलिए 7वें प्रश्न की ओर सब्सक्राइब करते हुए आगे बढ़ते हैं। 7वां प्रश्न आपके पास है संधि का, कि राम प्लस ईश से कौन सा संधि रूप बनेगा। बहुत जल्दी में कुछ लोग आंसर लगा देंगे इसमें, और आंसर लगा देंगे क्या, रमेश, जो कि आंसर हो जाएगा क्या, गलत। क्यों हो जाएगा? क्योंकि वो लोग गलती करेंगे, सबसे ऊपर आंसर मिल गया, आगे पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, रटा हुआ है हमने। मेरे मित्रों, मगर जो आपने रटा हुआ है वो राम प्लस ईश नहीं, ये रटा हुआ है क्या, नहीं, आपने रटा हुआ है वो शब्द है रमा प्लस ईश, और वो मिलकर बनता है, यहाँ माम का आ लिया जा रहा है और यहाँ से ई लिया जा रहा है, आ ई मिलकर बन रहा है ए। और जब ये जुड़ेगा र और ए, म के साथ, र म ए और श, तब बनेगा क्या, रमेश। तो ये आंसर तो हो गया हमारा गलत, क्योंकि हमारे पास रमा नहीं है, राम है। ये आप जानते हैं स्पेलिंग गलत है, ये आप जानते हैं स्पेलिंग गलत है, ये भी वर्तनी गलत है। तो इसका सही उत्तर होना था तो क्या, रामेश। इसलिए बहुत बारीकी से ध्यान रखना है। मैक्सिमम लोग, मैं बता रहा हूँ मैं अपने अनुभव से, अधिकतर लोग संधि को रट कर जाते हैं। महा प्लस आत्मा, रमा प्लस ईश, विद्या प्लस आलय, ऐसे रट के जाते हैं, ना नियम देखते ना कुछ देखते, क्योंकि उनको पता है कि बस ये आएगा, ये प्लस ये इज इक्वल टू क्या होगा। लेकिन वो ही पेपर में परेशान होते हैं, ध्यान रखना। चलिए व्याकरण से आगे चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आ गया है शिक्षण संबंधी, कि भाषा कौशल परखने का उचित रूप क्या है। अगर आप किसी बच्चे का भाषा कौशल चेक करना चाहते हैं, आप टीचर हैं भाषा के, क्या करेंगे, क्या आप उसका वाचन देखेंगे कि वो कैसे पढ़ता है? तो नहीं, खाली वाचन से काम नहीं चलने वाला है। क्या आप उसका वस्तुनिष्ठ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर देकर उसको परीक्षा से जान लेंगे कि उसका भाषा कौशल सही है? नहीं, इससे तो ज्ञान ही उसका जाना जाएगा, उसने कितना ज्ञान बटोरा है, कितनी चीजें उसने सहेज ली हैं। खाली क्या केवल भाषण कौशल से जान लेगा, बोलने की कला से? नहीं, या सारे कौशल जान लेने से ही भाषा कौशल पता लगेगा?
ये भी नहीं। वास्तव में आंसर क्या है? रचनात्मकता देखना, क्रिएटिविटी। इसीलिए आप देखते हैं किसी बच्चे की का भाषा कौशल पुष्ट हो गया है या नहीं, उसकी हम रचनात्मकता चेक करते हैं। और इसलिए हर कक्षा में एक प्रश्न जरूर रहता है, वो होता है क्रिएटिव राइटिंग का। चाहे वो अनुच्छेद लेखन हो, चाहे वो निबंध लेखन हो, चाहे वो अपने स्वभाव लिखने हो, कुछ भी लिखना हो, बच्चे को ज़रूर देते हैं क्रिएटिव 5 चैप्टर से अलग। वहीं पर उसका भाषा कौशल देखा जाता है कि वो कौन कौन से शब्दों को उठाता है, कैसी वाक्य संरचना प्रस्तुत करता है, कहाँ विराम चिन्ह लगाता है, ये सब चीज़ें। ठीक है, समझ लेना, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न था ये। 9वां प्रश्न आपके सामने फिर आ गया है, शिक्षण संबंधी है लेकिन व्याकरण पर आधारित है कि व्याकरण में इनमें से कौन सा विषय सबसे पहले पढ़ाएंगे। अगर आप मान लीजिए एक भाषाई टीचर हैं तो आप बच्चों को क्या पढ़ाएंगे? क्या लिंग पढ़ाएंगे, जेंडर का नॉलेज देंगे पहले, या फिर आप उसको नंबर्स वचन के बारे में बताएंगे, या उनको प्रोनाउन सर्वनाम के बारे में बताएंगे, या नाउन के बारे में बताएंगे, संज्ञा के बारे में, या अव्यय के बारे में बताएंगे, अविकारी शब्दों के बारे में बताएंगे। ठीक है, तो आप देखें बच्चे का लेवल, स्टार्टिंग लेवल है। सबसे पहले बच्चे को क्या कराया जाता है? चीज़ों से परिचय कराया जाता है, उनका बोध कराया जाता है, रंगों का बोध, आकार का बोध, वस्तुओं का बोध। और इन सब चीज़ों को क्या होते हैं? नाम। तो यानी सबसे पहले क्या पढ़ाया जाता है? संज्ञा ही बताई जाती है। तो सबसे पहले संज्ञा पढ़ाएंगे, फिर जो संज्ञा आएगी उसका जेंडर बताएंगे क्योंकि उससे वाक्य बनना है, फिर वचन बताएंगे, फिर सर्वनाम और अव्यय की ओर चलेंगे। क्रम है इनका कुछ। ठीक है, ये अलग बात है कि ग्रामर में कुछ भी लिखा हो, पहले दूसरा चैप्टर अलग अलग, लेकिन आप भाषाई टीचर हैं तो आप अगर इस क्रम से नहीं पढ़ाएंगे तो मुश्किल होगा। जैसे 5वीं क्लास के बच्चे को 3री क्लास की पढ़ाई करा दें, या तीसरी वाली को 6ठी की पढ़ा दें, क्या फर्क पड़ेगा? पढ़ाना तो है ही बस, ऐसे नहीं होता है। चलिए नेक्स्ट और अंतिम प्रश्न की ओर। रेखा चित्र और संस्मरण को अलगाने वाला तत्व क्या है? आप भाषाई अध्यापक अध्यापिका बनने जा रहे हैं तो आपको हिंदी की जितनी विधाएं हैं उनकी जानकारी होनी चाहिए, उनका स्वरूप, उनको उनसे जुड़े हुए और विधा तत्व का पता होना चाहिए। तो ये दोनों विधा आपने पढ़ी होगी, रेखा चित्र भी और संस्मरण भी। ठीक है, तो क्या दोनों को भाषा अलगाती है? नहीं, क्योंकि दोनों की भाषा एक सी ही होती है। दोनों की भाषा चित्रात्मक होती है, संस्मरणात्मक होती है। चित्रात्मकता का गुण क्या अलगाता है? नहीं, रेखा चित्र में चित्रात्मकता का गुण मुख्य होता है, संस्मरण में मुख्य नहीं होता लेकिन वर्णन चित्रात्मक ही होता है। क्या दोनों को अलगाने वाला तत्व कल्पना है? तो नहीं, कल्पना भी नहीं है, क्योंकि किसी भी साहित्य सृजन में कल्पना तो रहती है, चाहे रेखा चित्र हो, चाहे संस्मरण हो, चाहे कहानी हो, चाहे कुछ भी हो। क्या शैली की दृष्टि से दोनों अलग हैं? क्या रेखा चित्र की शैली और संस्मरण की शैली अलग है? तो आप देखेंगे नहीं, दोनों की शैली भी एक सी है। मैंने कहा दोनों की शैली रेखा चित्रात्मक शैली होती है, चित्रात्मक शैली, और दोनों की शैली संस्मरणात्मक शैली होती है। तो दोनों को अलगाने वाला तत्व है वास्तव में क्या? पात्र वैशिष्ट्य। पात्र वैशिष्ट्य का मतलब पात्र, विशिष्ट पात्र। रेखा चित्र का जो पात्र होगा वो सामान्य भी हो सकता है और विशिष्ट भी हो सकता है, लेकिन संस्मरण हमेशा विशिष्ट व्यक्तियों का ही लिखा जाता है, ध्यान रखना। इसलिए पात्र का वैशिष्ट्य ही दोनों को अलगाने वाला मूल तत्व है। क्लियर हुआ? मुझे उम्मीद है कि आपको ये 10 प्रश्न पसंद आए होंगे आज के, और आप जुड़े हुए हैं हमारे साथ, ये हमें बहुत अच्छा लग रहा है। और कमेंट बॉक्स में मैंने फिर कहा, कोई समस्या हो आप लिखिए। आपने 10 प्रश्नों में कितनों के उत्तर खुद दिए वो लिखिए। बहुत अच्छा, 1-2 बच्चों ने तो ये भी लिखा कि हमने तुक्के से 2 क्वेश्चन ठीक किए तो हमारा उत्तर 10 में से 8 आए। तो बहुत अच्छी बात है, पूरी ईमानदारी से बच्चे अपना मूल्यांकन बता रहे हैं। ठीक है, चलिए फिर अगली बार कल फिर मुलाकात होगी 10 प्रश्नों के साथ। हिंदी कैंपस की ओर से मैं डॉक्टर दीनदयाल आपसे विदा लेता हूँ। शुभ रात्रि।